विश्व व्यवस्था के संबंध में भारत का दृष्टिकोण क्या है? वर्ल्ड सिस्टम को लेकर भारत का दृष्टिकोण क्या? सुनो, विश्व व्यवस्था के संबंध में थोड़ी सी आप लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए और उसमें देखिए पावर बैलेंस एंड एशिया, एशिया शक्ति संतुलन और एशिया। एक सिचुएशन क्या है इसमें कि इंडिया का जो व्यू है, व्यू ऑफ इंडिया, पहला है मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक, मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी मीन्स कि बहुध्रुवीय व्यवस्था। ठीक, यानी मीन्स भारत का दृष्टिकोण है कि विश्व को बहुध्रुवी बनाया जाए। क्लियर? अब इस पूरी स्थिति को अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ले ले, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक नहीं, यूएस कॉन्टेक्स्ट में, तो यूएस का कॉन्टेक्स्ट है यहां पर कि यूएस यूनिपोलर सिस्टम का सपोर्टर। ठीक, दूसरी बात, यूएस इंडिया को अपना ब्लाइंड सपोर्टर बनाना चाहता है, यानी कि पिछलग्गू बनाना चाहता है। ठीक, और ये स्थिति शुरुआत से है, स्वतंत्रता से लेकर आज तक। ठीक, क्योंकि अगर शुरुआत से पूरी स्थिति अगर देखी जाए तो अमेरिका की नीति यही थी कि भारत को अपना पिछलग्गू बना लो, लेकिन भारत ने क्या किया कि फ्री एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई। ठीक, स्वतंत्र विदेश नीति बनाई, और स्वतंत्र विदेश नीति बनाने के लिए इसने दो चीजें की। पहला कि नो पार्टिसिपेशन ऑफ कोल्ड वॉर, एंड सेकेंड नो पार्टिसिपेशन ऑफ कोल्ड वॉर, एंड सेकेंड हो गया नेम बेस फॉरेन पॉलिसी, नेम बेस फॉरेन पॉलिसी। क्लियर? अब स्थिति क्या है कि अगर स्वतंत्र या निष्पक्ष स्थिति को भारत ये चीज रखा, अब अगर ये स्थिति रख के तो यूएस ऑब्जेक्ट में एक अवरोध आ रहा है। ठीक, इसलिए यूएस का जो बेसिक चीज है कि मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ वर्ल्ड, मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इन्हीं सबको मिला दो तो यही चीज क्या है, पैक्स अमेरिका। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब कि अमेरिका विश्व व्यवस्था को एक ध्रुवी बहुध्रुवी नहीं बनाना चाहता, हमेशा अपने वर्चस्व या अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता है विश्व में। वह यह नहीं चाहता कि विश्व में ऐसी कोई शक्ति आ जाए जो उसके वर्चस्व या उसके प्रभुत्व को चुनौती दे सके। मींस कि हम पूरे विश्व व्यवस्था पर अमेरिका का प्रभुत्व रहे, और इसी प्रभुत्व को लेकर जो पॉपुलर वर्ड्स यूज किया गया वह है पैक्स अमेरिकाना। मींस कहने का मतलब कि अमेरिका हमेशा हर समय या उसकी पॉलिसी हमेशा अमेरिकी दादागिरी की। समझ में आ रही बात? ये चीजें ठीक बनाना। एक चीज और मुझे बताना है, वह है डायस्पोरा का, डायस्पोरा एनआरआई का। और बेसिकली यह डायस्पोरा उल्टी में भी आएगा, यहां पर भी आएगा डायस्पोरा। बेसिकली मोदी गवर्नमेंट की
मोदी की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी जीती है, और इसी को उन्होंने एक नाम दिया कल्चरल डिप्लोमेसी का, यानी सांस्कृतिक लगाव। इसलिए मोदी कहीं पर भी विदेश यात्रा पर जाते थे तो सबसे इंपॉर्टेंट, उस विजिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी कि प्रवासी भारतीयों से मिलना वो छोड़ते नहीं, समझे। अब अगर प्रवासी भारतीयों से मिलना नहीं शुरू, तो उसके पीछे कई रीजन है। इस टॉपिक को इसलिए हमको पढ़ाना जरूरी है यहां पर कि दो तीन चीजें हैं। एलपीजी 1991, ठीक, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज है, क्लियर। लिबरलाइजेशन पॉलिसीज में वो दो चीजें कहते हैं, फेज 1 और फेज 2, फेज 1 एंड फेज 2, ठीक। फेज 2 को मिजो रिफॉर्म नाम दिया गया, मिजो रिफॉर्म, और ये नाम देते हैं बाई विजय केनेतकर, ठीक, विजय केनेतकर। यानी सेकेंड फेज का जो लिबरलाइजेशन था उसको नाम क्या दिया गया, मिजो रिफॉर्म, ठीक। अब थोड़ा सा यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा चलिए आप अपने सेकेंड पोखरण टेस्ट पर, सेकेंड पोखरण टेस्ट, ठीक, पूरा कंसेप्ट क्लियर है कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, ठीक, इन लोगों ने इंडिया के ऊपर इकोनॉमिकल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इतना तो पढ़ाया गया है, ये हो गया। अब इस रिस्ट्रिक्शन के बाद, इस रिस्ट्रिक्शन के बाद की जो स्थिति है, उस स्थिति को समझो। उस स्थिति को समझने के लिए करना क्या है कि रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, और रिस्ट्रिक्शन के बाद की स्थिति को एक एसबीआई ने रिसेंट बॉन्ड करके प्रोजेक्ट लाया, ठीक, रिसेंट बॉन्ड करके। और इस रिसेंट बॉन्ड में एनआरआई को कहा गया कि भारत में निवेश करेंगे तो इस इतने समय के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इतने समय के बाद आपको सरकार रिफंड करेगी, क्लियर। अब होता क्या है कि एनआरआई ने इसमें इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट का नतीजा हुआ कि इकोनॉमिकल रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी भारत सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन नहीं करती, ठीक। अब इस एनआरआईओ को के इस पॉजिटिव रोल को लेकर भारत सरकार ने एल.एम. सिंघवी कमेटी बनाता है, एल.एम. सिंघवी कमेटी बनाता, और इस कमेटी में एक कंसेप्ट आता है ड्यूल सिटीजनशिप का, ड्यूल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता, ठीक। दोहरी नागरिकता क्या थी, सुन लीजिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा वहां पर भी मैं बात करूंगा। ड्यूल सिटीजनशिप में था कि प्रवासी भारतीयों को भारत आने जाने की छूट, ठीक, अनिश्चित काल तक रहने की छूट, भारत में संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार दे दिया गया, ठीक। और इस कमेटी के रिकमेंडेशन से 9 जनवरी को, एवरी ईयर 9 जनवरी को प्रवासी दिवस घोषित किया गया, प्रवासी दिवस, ठीक। और प्रवासी दिवस घोषित करने के बाद
9 जनवरी, अब इस डेट का महत्व क्या है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। तो उसी चीज को यहां पर भी जोड़ा जाता है। उसके बाद इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद प्रवासी मंत्रालय बनाए गए, प्रवासी भवन बनाए गए, सिंगल विंडो सिस्टम दिया गया, तमाम प्रकार की फैसिलिटीज दी गई। ठीक, अब ये चीजें आ गई। अब इसी चीज को दूसरे ढंग से समझिए, हो गया। अब थोड़ा सा हम चलते हैं डायस्पोरा पर। डायस्पोरा को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, ओल्ड डायस्पोरा और न्यू डायस्पोरा, और डिवीजन लाइन है इसमें। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। एनआरआई, पुराना एनआरआई है टैक्सी ड्राइवर एंड लेबर। ठीक, ये क्या है जी, ये तो ओल्ड डायस्पोरा। न्यू डायस्पोरा क्या है, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इकोनॉमिस्ट। ठीक, ये लोग। और इसका रिजल्ट मैं बताता हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सिटी है सिलिकॉन वैली अमेरिका की, लगभग 40 to 50% इंडियन है। ठीक, नासा, नासा में लगभग 40% साइंटिस्ट इंडियन है। यूएस में जितने भी डॉक्टर हैं उसका 60% डॉक्टर इंडियन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब ये अगर है, समझना, अगर है तो इकोनॉमिकल कैपेबल पर्सन है। और यहां पर अगर हम डायस्पोरा या कल्चरल डिप्लोमेसी लगाते हैं तो इसका इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब समझ में आ गई बात, पूरी कहानी समझ में आ गई डायस्पोरा की।